हेलो बच्चों, नमस्कार। कोलंबियन फोर्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी कड़ी में ये चौथी वीडियो है। इस चौथी वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आइए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन देख लें, शायद पढ़ लिए होंगे। इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पर Q चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये पॉजिटिव हैं। इन कॉर्नर्स के नेम देते हैं A, B, C। और इस ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नहीं दी गई है, इसको A मान लेते हैं। इसका ट्रायंगल का सेंटर है, तो सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स होता है फ्रॉम अदर कॉर्नर। इस कॉर्नर से इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इस साइड से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इस साइड से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। लाइन तिरछी हो गई। ये परपेंडिकुलर से एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये सेंटर है, तो इस सेंटर को आइए O कह लिया जाए। यहाँ पर पहले केस में चार्ज कैपिटल Q है, तो पहले केस के लिए कह रहा है कि अगर Q की वैल्यू -Q हो तो क्या ये कॉर्नर पर जो चार्जेस हैं वो सेंटर की तरफ आएंगे या दूर हटेंगे। तो मान लेते हैं कि हम पहली केस के लिए ये क्वेश्चन ले रहे हैं। हम ये यहाँ फिगर में चार्ज की वैल्यू ले रहे हैं -Q, बाद में इसको हटा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन ये पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि जब कैपिटल Q इक्वल्स टू -Q है तो क्या जो कॉर्नर के ये चार्जेस हैं वो सेंटर की तरफ आएंगे या इससे दूर हटेंगे। यानी ये सब चार्जेस इसके अट्रैक्शन में अंदर की तरफ आएंगे कि सब दूर हटेंगे, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन हुई, ये इसको रिपेल करेगा, ये रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन हुई। और ये अगर नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। ये F1 F2 फोर्सेस कितने हैं? F1 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q अपॉन दिस डिस्टेंस A स्क्वायर F1, इस केस के बीच में लगने वाला फोर्स। देखिए इसमें हम इस कॉर्नर पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ होगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ होगा। अगर इधर का रिजल्टेंट अगर इधर का रिजल्टेंट और ये फोर्स इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, तो ये रेस्ट पर रहेगा। लेकिन अगर इस फोर्स की वैल्यू, इसको F3 कह लें, चलिए, अगर इस F3 की वैल्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इसको F12 कह लें। इस F12 की मैग्नीट्यूड अगर F3 के इक्वल हो जाएगी तब ये रेस्ट पर रहेगा, लेकिन ये बड़ी हो जाएगी तो इधर मोशन करेगा और ये बड़ी हो जाएगी तो उधर मोशन करेगा। ये इसी के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये पास में आएंगे या दूर हटेंगे, मतलब ये फोर्स इससे बड़ा है या छोटा है, ऐसा पूछ रहा है। बस इतना ही है। तो ये फोर्स निकाल लें, ये फोर्स निकाल लें, समझ में आ जाएगा। F1 ये है, यही F2 भी है, इक्वल्स टू F2। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस वही है, चार्ज वही है। इनके बीच का एंगल कितना है? ये है 60 डिग्री है। अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो आधा आधा ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो जाएगी, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब अगर एंगल इनके बीच का 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट का फार्मूला लगा के, चलिए ऐसा कर लेते हैं, सीधे पालें। ये दोनों इक्वल हैं, इनके बीच का एंगल जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट R जो होता है वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होता है।
हालांकि आप ये समझ लें कि इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके भी पा सकते थे। अगर मैं ऐसे करता तो F1 के दो कंपोनेंट करता, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है, इसको रिजॉल्व करते, या ऐसे कर लें। F1 F2 के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, अगर F1 और F2 को मैं x कह लूँ, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू x कह लूँ, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 60 इज हाफ कैंसिल हो जाएगी, तो √3x स्क्वायर √3 स्क्वायर x ये है, तो √3 टाइम्स ऑफ k Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर, ये इसको हमने F12 नेम दे दिया तो ये आ जाए। फिर से देख लें, ये F1 है F2 है, F1 F2 की वैल्यू इक्वल है, उसको x मान लिया। रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सभी एंगल 60 डिग्री के हैं, ये 60 तो ये 60 डिग्री हुआ। रिजल्टेंट का फार्मूला लगा दिया तो ऐसा आया, Q1 Q2 नहीं QQ, और ये √3 टाइम्स ऑफ k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ऐसा लिखें। ये F12 की वैल्यू है। इसके बीच में कितना फोर्स काम करेगा, तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस पाने के लिए आई ज्योमेट्री यूज करते हैं और इस पॉइंट को D लिखते हैं, और इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में ACD में ये 60 डिग्री है, इस ट्रायंगल में साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन AC, इट इज़ √3 अपॉन 2 CD अपॉन AC इज A, CD इक्वल्स टू A √3 अपॉन 2, ये CD, और ये जो सेंटर है वो C से ये डिस्टेंस हो C, ये 2/3 ऑफ CD, आप लोग ज्योमेट्री में जानते हैं, 9th क्लास से ही पढ़ रहे होंगे। ये जो डिस्टेंस है वो इस CD की 2/3 है, तो इट इज़ 2/3 ऑफ CD कितनी है, A √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गई, एक रूट यहाँ √3 इंटू रूट से लिख दें तो √3 आएगा, A अपॉन √3, OC इज़ A अपॉन √3, ये OC की वैल्यू आ गई। अब फोर्स पा सकते हैं इसके बीच में लगने वाला, कितना हुआ, F3 हैज़ वैल्यू K टाइम्स ऑफ Q अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये A अपॉन √3 है, A अपॉन √3 की स्क्वायर, और Q की वैल्यू -Q है, तो Q माइनस Q, A स्क्वायर अपॉन 3 न्यूमरेटर में आएगी, 3K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये F3 है, ये F12 है, देख लें, देखा, ये F3 इज ग्रेटर देन 3K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, √3K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, F3 इज ग्रेटर देन F12, इसलिए ये चार्जेस सब सेंटर की तरफ मोशन करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर, विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर और फ्लाई अवे, तो ये चार्ज सेंटर की तरफ आएगा, ऐसे ही ये चार्ज सेंटर की तरफ आएगा, ऐसे ये इसी तरह का कैलकुलेशन करेंगे तो ये चार्ज सेंटर की तरफ आएगा। अगर कैपिटल Q की वैल्यू -Q होगी तो सभी चार्ज सेंटर की तरफ मोशन करेंगे। ये डिस्टेंस OC इक्वल्स टू A अपॉन √3 है, यहाँ लिख लेते हैं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q विल द चार्जेस बी स्टेशनरी,
पुराने रिजल्ट को ध्यान से देख लें। ये सभी चार्ज स्टेशनरी हैं, तो Q की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q की वैल्यू क्या है। ये स्टेशनरी है तो किसी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो मैं इस चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो इस चार्ज पर ये दोनों चार्जेस कितना फोर्स लगाएंगे, वो ये है F12 की वैल्यू है √3K Q² और F3 की वैल्यू है ये Q की वैल्यू यहाँ क्यों लिखी ना लिखें, ये K या ऐसे देख लें, इसके बीच का फोर्स K, ये Q, ये कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये A/√3, ये लिख लिया A/√3 का स्क्वायर, ऊपर आएगी 3K QQ अपॉन A²। ये F3 की वैल्यू आई, ये F12 है, F3 है, F12 इस तरफ है, F3 नीचे है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ये F12 ये F3, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज प्लस Q एट C, F3 मस्ट बी इक्वल्स टू F12 and F3 is 3K QQ upon A² equals to √3K Q² upon A², A² से कैंसिल, K² से K से K कैंसिल, AQ से AQ कैंसिल। तो कैपिटल Q की वैल्यू आई, देखें कैपिटल Q की वैल्यू आई √3Q अपॉन 3, √3 एक Q बची है, 3 कैंसिल हो जाएगी, Q अपॉन √3। फिर देखें ऐसा तभी होगा जब ये क्या हो, निगेटिव हो। पहले केस में कैपिटल Q की वैल्यू -Q थी, तो ये सब अंदर की तरफ आ रहे थे, लेकिन इस केस में कैपिटल Q की वैल्यू Q/√3 है, लेकिन इसको नेगेटिव में ही होना पड़ेगा, तभी इस पर भाई F12 की डायरेक्शन इस तरफ है और F3 की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होनी चाहिए। डायरेक्शन सेंटर की तरफ तब होगी जब यह कैपिटल Q नेगेटिव साइन में होगा, यानी कि फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज एट C, चार्ज प्लस Q एट C, कैपिटल Q मस्ट बी इक्वल्स टू -Q/√3। ऐसा भी लोग करते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो 0 लिखेंगे। जब ऐसा कर देंगे तो Q की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, वहीं माइनस में आ जाएगी। ऐसा जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसे बताने में अच्छा रहता है कि ये समझ लें कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तभी इसके इक्विलिब्रियम की बात हो सकती है। ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज हमेशा उधर मोशन करेगा, इस चार्ज की चाहे जो भी वैल्यू हो। तो इस चार्ज की पर्टिकुलर वैल्यू होगी तब ये रेस्ट पर हो सकता है, बशर्ते इसकी वैल्यू नेगेटिव में आए, तो इसकी वैल्यू -Q/√3 है। इसी कंडीशन में, इन सिचुएशन बी, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रिमूविंग द चार्जेस एट इन्फिनिटी। कैपिटल Q की वैल्यू कितनी पाई हमने, कैपिटल Q की वैल्यू पाई -Q/√3। जब कैपिटल Q की वैल्यू इतनी है, इन सिचुएशन बी में कैपिटल Q की वैल्यू ये नहीं है, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी हो गई, -Q/3। ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रिमूविंग द चार्जेस एट इन्फिनिटी। इन चार्जेस को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का अभी फार्मूला नहीं बताया, टॉपिक नहीं बताया, अभी आया ही नहीं। मैं क्योंकि ये कूलम्बियन फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए इसको फार्मूला यूज कर लेता हूँ। पिछली वीडियोज़ में फार्मूला मैंने यूज किया था, अभी मैंने कूलम्बियन फोर्स के लिए फार्मूला बताया, तो लेकिन अब क्वेश्चन
यहीं पर मैंने लिया। इस क्वेश्चन के लिए यही जगह ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि कूलम्बियन फोर्स से ज़्यादा रिलेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज कम है। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आएँ। आपको पता होगा कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो U = K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R। कूलम्बियन फोर्स में r² होता है, इसमें r होता है, बस इतना डिफरेंस जान लें। तो आइए इस सिचुएशन में जबकि चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, इनकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है यह पा लें। बाद में जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाएंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। यहाँ पर कितनी ही पहले पाएँ, तो इस कंडीशन में जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, आइए पाएँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसकी, तो इन तीनों चार्जेस की म्यूचुअल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं इसे यहाँ करूँगा, इसको रब कर देते हैं। देखें, जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है पहले इन 3 चार्जेस की म्यूचुअल, तो 3 टाइम्स ऑफ K Q अपॉन A² अपॉन A, इसकी K Q अपॉन, अब समझ रहे हैं ना, 3 को हटा दें, K Q अपॉन A, इसकी भी यही, इसकी भी थी, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस। अब इसके साथ भी 3 टाइम्स ऑफ K कैपिटल Q अपॉन दिस डिस्टेंस A अपॉन √3, Q की वैल्यू -Q अपॉन 3, -Q/√3, 3K Q² अपॉन A प्लस 3K, ये √3 ऊपर आएगी, तो 3√3K Q अपॉन A। इस कैपिटल Q की वैल्यू रखूँगा, ये है -Q अपॉन √3, 3K Q² अपॉन A माइनस 3√3K Q² अपॉन √3, √3 से √3 यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, 3K Q² अपॉन A माइनस 3K Q² अपॉन A छूट गया था, अपॉन A 0। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है इस कंडीशन में। तो जब इसको स्लोली धीरे धीरे आगे दूर ले जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कर देंगे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये UI है इनिशियल पोजीशन पर, फाइनल पोजीशन में जब जाएंगे U इन्फिनिटी, ये 0 ही रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, यहाँ भी 0 है, वहाँ भी 0 है, तो वर्क डन जो होता है वो वही U इन्फिनिटी माइनस UI है, U इन्फिनिटी भी 0, ये भी 0 = 0। नो वर्क विल बी डन। आइए अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है और साइड्स की लेंथ A है। थ्री पॉइंट चार्जेस +Q एंड -Q। यहाँ मान लेते हैं +Q, यहाँ +Q और यहाँ मान लेते हैं -Q। 3 point charges this and that are kept at the corners of an equilateral triangle of side A।
फिर another charge capital Q is kept at the centroid, center of the triangle, centroid, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं साइड के, ये जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही सेंट्रॉइड है। ये सेंट्रॉइड O है। यहाँ पर चार्ज क्यों रखा हुआ है, इस पर कितना फोर्स काम करेगा ये पता करना है। इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी नहीं है। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बिना कैलकुलेट किए हम लोग पा लेंगे। बहुत छोटा सा इसमें छोटी समझ है। देखें, ये चार्ज इसको ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। F1 और F2 फोर्स इक्वल होंगे क्योंकि दोनों चार्जेस वही हैं। Q Q Q Q डिस्टेंस वही है। तो आइए पहले इसकी फिर से बात कर लें, पिछले क्वेश्चन की तरह इस डिस्टेंस की बात करें। OA और ले लेते हैं OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC है। पिछले क्वेश्चन से ये A/√3 आई थी, A/√3 आई थी। फिर अगर इसमें कहेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री है और इसमें इन ट्रायंगल ये मान लेते हैं D है, इन ट्रायंगल ACD साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन AC। ये √3/2 CD, AC है A, CD इक्वल्स टू A √3/2 CD और OC की वैल्यू 2/3 ऑफ CD। पिछले क्वेश्चन की बात लिख रहा हूँ। A √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो OC की वैल्यू आ जाएगी A/√3 OC। यही OA भी है, OB भी है। F1 की वैल्यू ही पालें। F1 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q, कैपिटल Q अपॉन दिस डिस्टेंस OA स्क्वायर इक्वल्स टू K Q अपॉन OA is A upon √3 whole square. √3 square is 3 goes to numerator, becomes 3 times of K Q upon A square F1. What about F2? F2 भी यही, F2 equals to F1। F1 F2 ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री। देखें, इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री, ये 30, ये 90, तो ये 60, ऐसे ये 60, ये 120 डिग्री, ये समझना है। अब F1 F2 के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा F12 विल बी इक्वल्स टू F1 और F2 वही आएगा। जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और इनके बीच ये एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर एक्ट करते हैं, तो इनका रिजल्टेंट इन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। वेक्टर एनालिसिस में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और नहीं तो अब जान लें कि दो वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर एक्ट करते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड इन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो F21 will have magnitude equals to magnitude of F1 और magnitude of F2। ऐसा मीन्स यही जो ये है
ध्यान दें। और इनके बीच में कितना फोर्स, ये Q है, ये Q है, माइनस छोड़ें, माइनस को भी कंसीडर करते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी तो यही है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी यही है। यानी कि जो इस फोर्स को मैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स, इसको ये रिपल्सन का फोर्स, ये रिपल्सन का फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट F12 इस डायरेक्शन में, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, उस ये F3 है उसकी वही डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड इसी के इक्वल है। ये इन दोनों के बीच में वही चार्ज Q है, डिस्टेंस वही है a/√3, जैसे पीछे भी किया। तो F3 भी इतना ही है, F3 इक्वल्स टू F1 इक्वल्स टू F12। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स on capital Q equals to F12 plus F3 equals to 2 times of F3 या 2 times of F1। F3 की वैल्यू कितनी, इतनी, F1 की वैल्यू, F3 की वैल्यू 2 इंटू ये 3KQQ अपॉन a स्क्वायर मीन्स 6KQQ अपॉन a स्क्वायर, ये 6KQQ अपॉन a स्क्वायर इज द आंसर। यह दूसरा क्वेश्चन रहा। यह तीसरा क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज Q is placed at a distance d from one end of the thin rod of length L, charged uniformly by the charge capital Q. Find the force on Q due to the whole rod। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैलकुलस यूज होगा, बड़ा सिंपल सा है, बहुत आसान सवाल है। ये थिन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ये वायर है एक्चुअली, लेकिन मैं इसको मोटा बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये इसकी एक्सिस की लाइन समझ सकते हैं। इस रॉड की लेंथ L है और इस पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है और ये पॉजिटिव है। A point charge Q is placed at a distance d from one end of the thin rod। यहाँ पर चार्ज है स्मॉल q, और क्वेश्चन को थोड़ा इसमें लैंग्वेज में थोड़ी सी एरर है। इस चार्ज की रॉड की पास वाली लेंथ से डिस्टेंस इसकी d है। पास वाला जो फेस है, पास वाला जो एंड है उसी डिस्टेंस इसकी d है। तो ये पूरी लेंथ इस पर कितना फोर्स लगाएगी ये पता करना है। इसके लिए हम इस रॉड का कोई एलिमेंट पार्ट लेंगे, कोई एलिमेंट पार्ट लेंगे। ये हमने एलिमेंट पार्ट लिया, ये इसकी इस चार्ज से डिस्टेंस x है और इसकी ये जो छोटी सी थिकनेस है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, ये dx है। तो इस लेंथ पर, इस रॉड की इस लेंथ पर कितना चार्ज है ये पाना चाहते हैं। तो चार्ज ऑन द लेंथ L is Q, therefore charge per unit length of the rod equals to Q by
एल। फालतू में लंबा डिस्कशन ऐसा लिख दिया। ये इस एल लेंथ पर क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा क्यू अपान एल होगा, एल लेंथ पर क्यू चार्ज, यूनिट लेंथ पर एल अपान क्यू चार्ज। अभी पिछली वीडियोस में भी जब एलिमेंट चार्ज पर, एलिमेंट पार्ट पर जब चार्ज निकालते थे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की आवश्यकता में थी, उसी पर बेस्ड ये भी है। इसकी थिकनेस dx है, तो इस थिकनेस dx पर कितना चार्ज है? चार्ज ऑन द एलिमेंट पार्ट ऑफ द रॉड, इसको मैं dq कहूँगा। इस एलिमेंट पर जो चार्ज है dq है, वो दैट विल बी, ये लैम्डा है फिलहाल, q अपॉन ये लैम्डा, ये लैम्डा है इक्वल टू लैम्डा, दिस विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ dx, and lambda is q by l, therefore it is q by l into dx, this is dq, ये dq की वैल्यू है। अब ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है? इसको डी कैपिटल क्यू कहें, क्योंकि स्मॉल क्यू यहाँ पर है तो आप कंफ्यूज होंगे। ये कैपिटल क्यू है इस पर चार्ज, तो इस पर जो छोटा चार्ज है वो डी कैपिटल क्यू है, डी क्यू। तो ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाता है? ऑब्वियसली ये रिपल्सन का फोर्स है, एफ है, इस डायरेक्शन में है, तो कितना है ये एफ? दिस विल बी इक्वल्स टू, एलिमेंट चार्ज की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं तो उसको डी एफ लिखेंगे, छोटा सा चार्ज है, छोटा सा फोर्स है, समान नाव में, तो दिस विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ दिस क्यू इंटू ये चार्ज डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस एक्स है, एक्स की स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू लिख दें, के क्यू डी क्यू इज क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छा सा लिखेंगे, के क्यू अपॉन एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डी एफ है। इस एलिमेंट चार्ज ने इस पर जो फोर्स लगाया वो ये है, तो पूरी रॉड कितना फोर्स लगाएगी? तो ऐसे डी एफ होंगे ढेर सारे, इसमें एक्स वेरिएबल है, इस एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग एफ की वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो टोटल फोर्स जब निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। टोटल फोर्स मीन्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q means force due to whole rod, F will be equals to integral dF, dF को इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है उसको देखेंगे, तो ऑब्वियसली ये वेरिएबल x है, f will be equals to k q upon l 1 upon x square dx, k q upon l इंटीग्रेशन साइन के बाहर आएगा 1 upon x square dx। अब देखें x वेरिएबल है, लेकिन इस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है पता भी है। देखिए इस चार्ज से इस एलिमेंट की डिस्टेंस x है, इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस x लिया था, सॉरी फिगर में नहीं दिखाया, इस डिस्टेंस को x लिया था हमने और ये dx था। तो x वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो अगर एलिमेंट को बिल्कुल यहाँ मैं ले लेता, यहाँ इस कॉर्नर पर, तो इस x की डिस्टेंस d हो जाती, x की वैल्यू d हो जाती, यानी x की जो मिनिमम वैल्यू है वो d है। अगर मैं इस एंड पर ले लेता तो ये d में l प्लस हो जाता, d प्लस l हो जाता,
यानी x की जो मिनिमम वैल्यू है वो d है और मैक्सिमम वैल्यू d प्लस एल है। तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई d टू d प्लस एल, स्मॉलेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस विल बी टेकिंग द लिमिट k क्यू क्यू अपॉन एल इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब एक्स स्क्वायर को नोमिनेटर में ले जाते हैं, x की पावर -2 dx और लिमिट इसकी हो गई d टू d प्लस एल। इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे k क्यू क्यू अपॉन एल, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, बड़ा सिंपल सा, बॉक्स में बंद कर देंगे, लिमिट d टू d प्लस एल। ये -1 है, बाहर आ जाएगी, -k क्यू क्यू अपॉन एल, और ये x टू द पावर -1, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1 अपॉन एक्स, d टू d प्लस एल इसकी लिमिट हो जाएगी। -k क्यू क्यू अपॉन एल वैल्यू रखें, पहले अपर लिमिट 1 अपॉन d प्लस एल -1 अपॉन d, -k क्यू क्यू अपॉन एल d प्लस एल इंटू डी, एलसीएम हो गया, d माइनस ये माइनस d प्लस एल, d से d कैंसिल हो जाएगी, माइनस एल हो जाएगी। तो हियर इट विल बी -k क्यू क्यू अपॉन एल -l अपॉन d प्लस एल इंटू डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी -d है, d -d प्लस d कैंसिल हो गया, -l है, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, एल से एल कैंसिल भी हो जाएगा। तो k क्यू क्यू अपॉन d प्लस एल d, ये फोर्स की वैल्यू है। k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन यह चौथा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आया। जो तीसरा क्वेश्चन है उसी तरह का चौथा भी है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो इंटीग्रेशन का है। इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पहले क्वेश्चन समझ लें क्या करना है हमें। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ये थिन रॉड है, रॉड लिखे होने की वजह से मैं इसको मोटा बना रहा हूँ। ये इसकी एक्सिस है, थिन रॉड है, वायर है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। A point charge q is placed at a distance t on the perpendicular bisector line of thin uniformly charged rod of length L। इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इसे 2L में मान लूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके मिडिल की हमें आवश्यकता है। 2L इसकी लेंथ ले लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ 2L है, तो ये हाफ लेंथ L हो जाएगी। ऐसे में कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इसके लिए हमने लिया। ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है मान लेते हैं।
किस तरह के चार्ज से ये चार्ज है ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। हाँ, इस पर चार्ज कैपिटल Q है, इस पर चार्ज कैपिटल Q है। देयरफॉर चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, यानी कि मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन 2L। ये इसकी लेंथ 2L है और Q चार्ज फैला हुआ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा Q अपॉन 2L हो जाएगी। पिछले केस में थर्ड क्वेश्चन में ये चार्ज यहाँ रखा हुआ था, तब इंटीग्रेशन बड़ा आसान था, इसमें इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट होगा, आप अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। ये जो चार्ज है इसके मिड पॉइंट से d डिस्टेंस पर है। A point charge Q is placed at a distance t on the perpendicular bisector line of the thin uniformly charged rod of length L from the mid point होना चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यह है, ये डिस्टेंस d है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा, ये भी पॉजिटिव मान लेते हैं, तो रिपल्सन का फोर्स है। इसके लिए इस रॉड का एक एलिमेंट पार्ट लेंगे, ये एलिमेंट पार्ट लिया, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से x मान लेते हैं। ये इसकी जो थिकनेस है वो dx है। तो चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ द रिंग of the rod dq equals to lambda times of dx, where lambda has value q upon 2L। ये dq है, ये इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। इस रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन ये है, इसको df कह लेते हैं। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगी। इस df के दो कंपोनेंट करेंगे, इस तरफ df cos थीटा होगी और इधर df साइन थीटा होगी। अगर इसका इमेज पॉइंट लें यहाँ, तो इस डायरेक्शन में df हो जाएगी, इसके कंपोनेंट करें, इतनी x डिस्टेंस पर इधर लें, तो अब जो फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन भी x डिस्टेंस पर वही डिस्टेंस पर लेंगे। तो यहाँ भी एंगल df, ये भी एंगल थीटा, इसके भी दो कंपोनेंट, इधर df cos थीटा, इधर df sin थीटा। df sin थीटा को कैंसिल कर देगा, df cos थीटा एक दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट देंगे। ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स इस पर फोर्स लगाएंगे और उनके दो कंपोनेंट्स करें। जो इधर का जो एलिमेंट है उसका इमेज पॉइंट इधर का इमेज पॉइंट ले करके ऐसे ही करें, तो सब df cos थीटा इस तरफ होंगे और सब df sin थीटा आधे इधर होंगे आधे इधर होंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सभी df sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये सब df cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, ये रिजल्टेंट फोर्स पैदा करेंगे। तो देयरफॉर
पहले डी एफ की वैल्यू निकाल लें। डी एफ की वैल्यू पाने के लिए एक्स है, ये डी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये इस डिस्टेंस को आइए हम पहले आर मान लें, इस डिस्टेंस को आर मान लें, बाद में हम इसकी वैल्यू आगे पाएंगे डी और एक्स के टर्म्स में। फिलहाल फिगर से ये कह सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर इक्वल्स टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये डी एफ कितना है, सॉरी ये डी एफ कितना है, ये डी एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन सॉरी के टाइम्स ऑफ this q and this dq, d कैपिटल q इसको नेम देंगे, d कैपिटल q अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर k टाइम्स ऑफ q अपॉन r स्क्वायर into dq equals to lambda dx, df equals to resultant force on q due to whole rod F equals to इंटीग्रल df cos थीटा, df cos थीटा का इंटीग्रल, df की वैल्यू k q अपॉन r स्क्वायर लैम्डा dx और cos थीटा की वैल्यू इस फिगर से cos थीटा इक्वल्स टू दिस x अपॉन r, cos थीटा फ्रॉम फिगर यहाँ लिख दें, cos थीटा का फ्रॉम दिस ट्रायंगल cos थीटा इक्वल्स टू सॉरी cos थीटा दिस इज द बेस d अपॉन r, cos थीटा इज d अपॉन r, cos थीटा इज d अपॉन r। इन दिस एक्सप्रेशन, इस क्वेश्चन की खूबी देखें, इसकी कठिनाई भी जानें। यहाँ r ये डिस्टेंस है, डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे तो r की वैल्यू डिफरेंट आएगी। dx ये x है, dx वो वेरिएबल है ही, r ये x वेरिएबल है और r वेरिएबल है, x और r दोनों वेरिएबल हैं। तो ये डबल वेरिएबल हो गया, डबल वेरिएबल का कन्वर्जन सिंगल वेरिएबल में करेंगे तब इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो पहला काम तो ये है कि इसमें जो दो वेरिएबल हैं r और dx, इनको हटा करके हम एक वेरिएबल रखना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन की खूबी ये है कि इसमें r को और x को हटा के थीटा वेरिएबल लाएंगे। थीटा की वैल्यू अभी बाद में समझेंगे। थीटा की वैल्यू देखें, थीटा की इधर की ये वैल्यू है, इसको हम थीटा 0 कह लेंगे, और इधर की थीटा की ये वैल्यू है, ये माइनस थीटा 0 कहलाएगी। इसी माइनस थीटा, तो लिमिट अगर थीटा में कन्वर्जन कर देते हैं, देखिए ये r भी वेरिएबल है, dx भी वेरिएबल है, तो ये दो वेरिएबल हैं तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करेंगे। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्जन करना ही इस क्वेश्चन की खूबी है, इसकी खूबसूरती है और इसकी डिफ़िकल्टी भी है। तो सिंगल वेरिएबल कौन, तो सिंगल वेरिएबल जो है थीटा ले लें, थीटा के टर्म्स में, बाकी सब उसमें कांस्टेंट रखेंगे। तो इसको कैसे किया जाए, cos थीटा की वैल्यू d अपान r है, मैं इसे रब करूँगा,
लैम्डा की वैल्यू Q/12 मैं साइड में लिख लेता हूँ। लेट अस रिमूव दिस, इसको हटा देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू आपके सामने ये है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी D/cos थीटा, D/cos थीटा। R की वैल्यू D/cos थीटा, तो ये D sec थीटा कर दें, 1/cos थीटा sec थीटा हो जाएगी, D sec थीटा R की वैल्यू। dx पाना चाहेंगे तो इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में x और d का रिलेशन, d कांस्टेंट है, x और d मिल जाता और थीटा मिलती, तो x d मिलेगी थीटा के साथ में, तब थीटा 0 इधर है, ये पूरा, ये थीटा इस ट्रायंगल में एंगल थीटा है, ये थीटा 0 इधर लिखेंगे। तो इसमें tan थीटा इक्वल्स टू x/d in this triangle, tan theta equals to x/d, therefore x equals to d tan theta। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा, यहाँ d tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा implies dx equals to d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं r की जगह पर, ये r क्यूब हो गई है, r की जगह पर मैं d sec थीटा लिखूँगा और dx जगह पर ये लिख दूँगा, तो केवल थीटा वेरिएबल मिलेगी। खूब ध्यान से देखें, मैं dx जगह ये लिखूँगा, d कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल मिली, dx की जगह r क्यूब है, r की जगह मैं d sec थीटा लिखूँगा, तो फिर थीटा वेरिएबल मिली, d कांस्टेंट है। अब मेरा काम बन गया, इसको इक्वेशन 1 लिखें और ये सब वैल्यूज़ उस इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। फिलहाल एक स्टेप इसको और अगर बढ़ा लें, यहाँ k, अच्छा चलिए, k q लैम्डा अपॉन r क्यूब इंटू डी, यहाँ dx लिख देते हैं बगल, कंफ्यूजन में न पड़े, k q लैम्डा d dx r इंटू r क्यूब। तो f की वैल्यू हो जाएगी k q लैम्डा d, बाहर ले लें पहले, k q लैम्डा d कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इंटीग्रेशन साइन के अंदर 1/r क्यूब इंटू dx आएगा, k q लैम्डा d 1/r की वैल्यू है d sec थीटा, तो ये d क्यूब sec क्यूब थीटा, r क्यूब की वैल्यू लिख दी, r इज d sec थीटा, तो d या d sec थीटा की क्यूब बाद में चाहे करिए, और dx की वैल्यू है d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dx की वैल्यू है d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देख लें कहीं मिस्टेक नो, k q लैम्डा d, k q लैम्डा d r क्यूब dx। अब मैं इसे रिमूव करूँगा, ये d स्क्वायर d क्यूब, ये d स्क्वायर कैंसिल हो के d और d बाहर करते हैं, k q लैम्डा अपॉन d, फिर देख लें d इंटू d स्क्वायर न्यूमरेटर में है
और डी क्यूब डिनोमीटर में है, कैंसिल हो के नीचे डी दे देगी, तो के क्यू लैम्डा आ जाएगी, ये डी कैंसिल हो गई है, और ये सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा कैंसिल हो के 1 अपॉन सेक थीटा आ जाएगी, और सेक 1 अपॉन सेक थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, डी थीटा। यहाँ तक का पार्ट इंटरेस्टिंग था बायोलॉजी ग्रुप के लड़कों के लिए, तो डिफ़िकल्ट है। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कुछ मुझे लगता है कि ठीक प्रकार से समझ पा रहे होंगे। इंटीग्रेशन में ये डबल वेरिएबल का इंटीग्रेशन था, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। आप देख लें सब ये कांस्टेंट बाहर हो गए, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ थीटा ये वेरिएबल है, और ये जो रॉड है वो फाइनाइट लेंथ की है, डेफिनेट लेंथ है, तो इंटीग्रेशन डेफिनेट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू इस तरफ वाली जो है वो थीटा जीरो हम लिखी इस यहाँ से, ये थीटा जीरो है, इधर वाले माइनस थीटा जीरो है, यानी इस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस थीटा जीरो है, मैक्सिमम वाली थीटा जीरो है। यानी कि मैं लिमिट लूँगा तो के क्यू लैम्डा अपॉन डी, और मिनिमम इसकी लिमिट माइनस थीटा जीरो टू थीटा जीरो कॉस थीटा डी थीटा। आप समझ गए होंगे। इस तरह इधर का जो एंगल है वो माइनस थीटा जीरो, इधर का थीटा जीरो, ये मिनिमम वैल्यू एंगल थीटा की मिनिमम वैल्यू है, नेगेटिव में होने की वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू है, बड़ी है, तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम कह सकते हैं। कास थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा के क्यू लैम्डा अपॉन डी, और इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा, बॉक्स बनाएंगे माइनस थीटा नॉट टू थीटा नॉट लेंगे, लिमिट लेंगे तो के क्यू लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा जीरो माइनस साइन माइनस थीटा नॉट। देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ माइनस थीटा। फिर इसको हटाते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगी, तो प्लस टू साइन थीटा हो जाएगी। के क्यू लैम्डा अपॉन डी इंटू टू साइन थीटा नॉट, ये वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, साइन थीटा नॉट की वैल्यू देखें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में ये थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, ये डिस्टेंस डी है और ये एल है। ये एफ की वैल्यू लिख के इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, और थोड़ा इस फिगर में फिर से देखें। इस फिगर में पाइथागोरस थ्योरम से यह जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस, ये एल है, ये डी है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डी, ये एल, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस कैपिटल एल, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो व्हाट अबाउट साइन थीटा नॉट? साइन थीटा इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस and this is L, and this distance is under root L square plus D square in this triangle. This is perpendicular, this is hypotenuse, this is L, this length is L, and this is D, this is L square plus D. Put the value of sin theta 0 in equation 2. F equals to K Q lambda upon D. We shall put the value of lambda also.
लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2L, क्यू अपॉन 2L, के क्यू अपॉन डी, के क्यू अपॉन डी, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2L, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2L फ्रॉम हियर, 2 sin theta 0 L upon under root L square plus D square, L goes out, 2 gets cancelled out, F equals to K Q upon D under root L square plus D square. This is the force. K Q upon D, K Q upon D, lambda is Q upon 2L, 2 sin theta naught is L upon under root L square plus D square, 2L cancelled out, K Q D under root L square plus D. This is the force. यह चौथा क्वेश्चन कुछ आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा क्योंकि इसमें अच्छा इंटीग्रेशन है, इसमें डबल वेरिएबल्स थे इंटीग्रेशन करते समय और उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते थे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्जन करके ही इस इंटीग्रेशन कर सकते थे। इस डबल वेरिएबल का सिंगल वेरिएबल में जो कन्वर्जन के लिए जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ली है उसमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है, बायोलॉजी वाले बच्चों को इसमें दिक्कत होगी। ये जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में भी नहीं है, तो इसमें जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे उनको इस क्वेश्चन को कम भी समझ में आया तो बहुत चिंता की बात नहीं, क्योंकि इसको एग्जाम में उनके नहीं आना है। लेकिन यह डिस्कशन समझें, मैथमेटिक्स को ठीक से पढ़ने के लिए हमें कैलकुलस भी अच्छी आनी चाहिए, आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स अच्छी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही आगे वीडियो में फिर हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी कोलंबियन फोर्स से रिलेटेड अभी 4-5 वीडियो और होंगी, कुल 8-9 वीडियोस में कोलंबियन फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पूरा करेंगे। ये अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो मैं आपको को दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ ये वीडियो पूरा करता हूँ। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।